हेलो गाइस एंड वेलकम टू द रॉबिनहुड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर पोर्शन के एमएस पावर पॉइंट और एमएस एसएस के बारे में। और अगर आपने अभी एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है हमारे चैनल पे, प्लीज़ उसे भी देखिए। नाउ एम एस 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 क्या होता है? ठीक है। तो अभी हमने जितना भी एम एस ऑफिस के बारे में पढ़ा पहले, मतलब वर्ड या एक्सेल वगैरह के बारे में पढ़ा, तो उन सब चीज़ों को हमने कोई प्रेजेंटेशन या कोई डेटा किसी फॉर्म में हमें स्टोर कराना था, ठीक है, उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता था। मगर जब हम को डेटा को स्टोर कराना है, डेटा को क्रिएट नहीं कराना है, डेटा को किसी फॉर्म में नहीं डालना है, डेटा को जब हमने स्टोर करना है, तो उस जगह पर हमको माइक्रोसॉफ्ट का एस एस काम आएगा, ठीक है। तो एक डी बी एम एस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंपली क्या हुआ, एक सिस्टम है जो कि क्या हमारे डेटा को मैनेज करता है, ठीक है। वो जो एम एस एक्सेस है, एस एस है, वो भी क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। अब इसका थोड़ा हम देख लेते हैं, इसका इंटरफेस किस तरह का होता है। ओके, तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, ठीक है। इसका इंटरफेस इस तरह से आप देख सकते हो, टेबलर फॉर्म में ये भी, ये जिसे हम रिलेशनल भी कहते हैं, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में टेबल को रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपको, ऊपर एडिटिंग टूल्स है सारा, और बीच में आपको ये रिलेशनल फॉर्म में डेटा हम जहाँ पर डाल सकते हैं, थोड़ा सा इन्हें डालकर भी दिखाया हुआ है। या फिर और क्लोजली देखना है तो आप इस पिक को भी देख सकते हो, ठीक है, जो कि हमने एम एस 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 का पिक आपको दिखाई है। ओके, अब since no software program becomes an instant success, given below are a few details recording the history and development of MSSS। तो बोलता है जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, एकदम से वो पॉपुलर नहीं होती है, ठीक है, या एकदम से सक्सेस नहीं उसका हो जाता है, ठीक है। उसके लिए क्या, उसको कुछ चीज़ें करनी पड़ती, तो इसलिए हम उससे पहले उसकी क्या हिस्ट्री पढ़ते हैं कि MSSS कैसे कहाँ से आया। तो कहता है नवंबर 13 1992 को MSSS का फर्स्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था, ठीक है। तो एस एस का इंट्रोड्यूस होने से पहले, मतलब एस एस के आने से पहले, बोलेंड और फॉक्स दो ऐसी कंपनीज थी, दो ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कि क्या हमारे पास अवेलेबल थे मार्केट में, ठीक है। तो विंडोज़ का सबसे पहला मास मार्केट डेटाबेस प्रोग्राम था। मास मार्केट डेटाबेस प्रोग्राम मतलब जिसका कि बड़े लेवल पर जिसकी मार्केटिंग की हो, ठीक है। तो मल्टीपल चेंजेस वर मेड इन द प्रोग्रामिंग एंड ग्रेजुअली माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट रिलीजिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ एम एस एस एस। तो कहता है कि क्या, कि इसके अलग अलग वर्जन्स आने लगे, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसके अलग अलग वर्जन्स आने के बाद इसको अलग अलग रैम की भी ज़रूरत पड़ती थी। अलग रैम मतलब पहले इसको कम पड़ती थी अर्लियर वर्जन्स में रैम की ज़रूरत, फिर आगे आगे स्टोरेज रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ती गई, ठीक है। तो जो करंट वर्जन है अवेलेबल, वो क्या, 2 GB रैम उसको रिक्वायर्ड है, मतलब 2 GB रैम उसको चाहिए हुई उस डिवाइस में। 2 GB रैम अवेलेबल होनी चाहिए जिसमें आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हो, ठीक है। और ये जो 2 GB रैम है कॉन्स्टेंट है 2000 के वर्जन से, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के फॉर्म में अब आपको थोड़ा बताएंगे कि ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द कॉम्बिनेशन that combines the relational Microsoft Jet database engine and graphical user interface with software development tools। तो कहता है जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है वो क्या रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ बना है, मतलब इनसे बना है, ठीक है। इनके बारे में भी आपको बताता मगर वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए, और आपको इनके बारे में जानना भी ज़रूरी नहीं है एज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द यूज ऑफ एम एस एस एस? एम एस 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 कैन बी यूज टू डेवलप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इज़ जनरली यूज बाई डेटा आर्किटेक्चर्स। तो कहता है एम एस एक्सेस को कौन मेनली इस्तेमाल करता है? डेटा आर्किटेक्चर। डेटा आर्किटेक्चर्स मतलब जो डेटा को किसी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलता है डी बी एम एस, तो डी बी एम एस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पर मतलब जो लोग या जो कह लो वर्कर्स होते हैं उनको हम डेटा आर्किटेक्चर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड पावर यूजर्स, तो हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और पावर यूजर्स, ये सब पर्सनस भी क्या एम एस 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 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है मैनेज अकाउंट एंड बिल्स। तो क्या काम करता है ये? जितना भी अकाउंट और बिल्स होता है उसको मैनेज करने का भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब मेनली स्टोर करने का मतलब है, ठीक है। तो हम इसे के टेबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो अगर हमें कोई वेबसाइट वगैरह बनानी है तो उस चीज़ पे भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि वेबसाइट हमने बना ली, उसमें जो कंटेंट होता है, उसको जो डेटा था वो तो कहीं पर स्टोर करना होता है ना, तो वो उसको स्टोर करने के लिए भी एम एस 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 का इस्तेमाल होता है। कंपेयरिंग डेटा और फाइंडिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जिस्टिंग डेटा कैन बी डन यूजिंग एस एस। तो डेटा को कंपेयर करना या किसी डेटा का रिलेशनशिप करना, रिलेशनशिप मतलब
डिफरेंट डेटा को एक दूसरे के साथ लिंक करना, उस जगहों पर भी एम एस 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 का इस्तेमाल होता है। तो एम एस 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 के कुछ मेजर्स कंपोनेंट्स हैं, जो में हो गया टेबल, हो गया क्वेरीज, हो गया रिलेशनशिप, हो गया मैक्रोज, हो गया फॉर्म्स, हो गया रिपोर्ट्स, हो गया मॉड्यूल, हो गया। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा बेस आर देयर इन एम एस एस एस, को कितनी टाइप्स की डेटा बेस अवेलेबल है एम एस 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 में। ठीक है। तो दो टाइप की डेटा बेस अवेलेबल है, एक फ्लाइट फाइल डेटा बेस और एक रिलेशनल डेटा बेस। तो रिलेशनल डेटा बेस तो आपको अब बोल दिया था मैंने, रिलेशनल मतलब टेबल, तो मतलब जो हम टेबल के फॉर्म में अवेलेबल है, जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी वो देखो टेबल के फॉर्म में था, तो वो है रिलेशनल डेटा बेस। और एक है फ्लैट फाइल, जिसमें कि हमारे पास ब्लैंक पेज अवेलेबल होगा और उस पर हम डेटा स्टोर करेंगे, मतलब उसके फॉर्म में। फिर इसकी मेन यूजेज क्या है एम एस एक्सेस की, इज़ फॉर अकाउंटिंग सिंस इट्स इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरी अकाउंटिंग डेटाबेस, तो इट कैन बी यूज टू मैनेज इनवॉइस, बिल्स, मैनेजिंग अकाउंट्स, कीप एन आई ऑन क्रेडिट एंड डेबिट। तो मेनली पैसे के काम में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, करते हैं, किया जा सकता नहीं, करते हैं। तो जैसे कि क्रेडिट या डेबिट पे नज़र रखना मतलब डेटा इसमें स्टोर होता है, तो इसमें ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन रहती है ना, कि कितना पैसा आया है, कितना गया, या ठीक है, या बाकी बिल्स वगैरह, उन सब चीज़ों के लिए। तो व्हेन वी क्रिएट अ डॉक्यूमेंट ऑफ एसेस, डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड असेस्ड easily through multiple components. There are seven major component of MSSS database discussed below are सेम इन ब्रीफ। तो वो उसके बोलता है 7 कंपोनेंट्स है जो मैंने आपको बताए थे, अब उसमें से उनके बारे में बताया। तो अभी सबसे पहले क्या है, टेबल। ठीक है। तो टेबल मेनली बस वही है, रिलेशन मतलब टेबल। तो जो टूल्स वगैरह के नीचे जहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जो टेबलर फॉर्म में आपको इमेज दिखाई थी, तो वो ही टेबल है। सिंपली बता देता हूँ, बस वो पूरा टेबल है। ठीक है। उसके बारे में सारा बताएंगे। फिर है क्वेरीज। तो वंस अ टेबल इज क्रिएटेड एंड द यूज़र और प्रोग्रामर इज लुकिंग फॉर अ कैलकुलेटेड आउटपुट, देन इट इज़ कॉल्ड क्वेरी। तो जब आपने टेबल बना लिया, ठीक है, उस टेबल का कुछ आउटपुट निकालना होगा, मतलब चाहे आपको उसको कैलकुलेट करना है, या उसको किसी ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद उसका निकालना है, या उसको अपडेट करना है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे उसकी क्वेरी। ठीक है। रिलेशनशिप क्या हुआ, रिलेशनशिप ये मैथमेटिक्स वाला रिलेशनशिप है। अगर आपने 11th 12th का मैथ पढ़ा है, तो उसमें देखो आपने पढ़ा होगा सेट्स, जिसमें 1 to 1, मैनी टू 1, मैनी रिलेशन होता है। वही चीज़ यहाँ पर करते हैं, ठीक है, डेटा के साथ। तो एज नेम सजेस्ट, व्हेन मोर देन वन टेबल इज एडेड, द रिलेशन और कॉमन और कनेक्शन बिटवीन देम कैन बी अचीव। तो वही बोलता है 1 to 1, मैनी टू 1 या मैनी टू मैनी, इन तीनों में से एक वे का इस्तेमाल करके हम क्या, टेबल, एक से जब ज़्यादा टेबल हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उनको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर है मैक्रोज, द टूल यूजिंग विच प्री डिफाइंड एक्शंस विच कैन ऑटोमेट टास्क ऑन एसएस रिपोर्ट इज कॉल्ड मैक्रोज। मल्टीपल टास्क कैन बी असाइंड एंड दे विल फंक्शन वेन एवर द मैक्रोज ऑप्शन इज सेलेक्टेड ऑन अ रिपोर्ट। तो मैक्रोज क्या करता है, ये टूल होता है, प्री डिफाइंड टूल है, मतलब कि जहाँ पर टूल सेक्शन होता है ना, वहाँ पर पहले से ही अवेलेबल होता है ये। ठीक है। ये हमारे पास वर्ड में भी अवेलेबल होता है, एक्सेल में भी अवेलेबल होता है। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो भी हमें कंट्रोल वगैरह करना है, ठीक है, वैसी ऐसी चीज़ें करने के लिए मैक्रोज इस्तेमाल होता है। ठीक है। सिंपली ये याद रखना कि कोई टास्क टूल है जो हमें एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर होता है फॉर्म्स, अ यूज़र इंटरफेस फॉर अ डेटाबेस एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स कैन फर्दर बी सबडिवाइडेड इनटू टू, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड फॉर्म्स। तो फॉर्म सिंपल है, जब भी आप जैसे स्कूल कॉलेजेस या कहीं किसी जॉब का भर रहे हो, तो आपको एक फॉर्म अवेलेबल मिलता है ना, एक फॉर्म होता है जिसको आप फिल करते हो, वही चीज़ ये फॉर्म है। ठीक है। उसी को ये फॉर्म बोल रहा है, सिंपल, उसके आगे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म याद रखना इनपुट है, ये पूछ सकते हैं कि फॉर्म इनपुट है या आउटपुट है, तो फॉर्म हमेशा इनपुट रहता है, और जो नीचे रिपोर्ट है वो आउटपुट है। तो जैसे आप फॉर्म फिल करते हो किसी चीज़ का, तो आपको एक स्लिप मिलती है, चाहे उस पर जैसे कि रोल नंबर वगैरह होगा, या आपका डेट वगैरह होगा, कब आपका है एग्ज़ाम है या एंट्रेंस है, कहाँ पर है, या और कुछ चीज़ें अवेलेबल होगी। कंपनीज़ का क्या होता है कि एक पर्सन का नहीं होगा, काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स का कलेक्टिवली डेटा होगा उसमें। ठीक है। तो वो चीज़ है क्या है, रिपोर्ट है, मतलब आपने जब उसको दिया, फॉर्म फिल करा, तो उसके बाद जो आपको मिलेगा फॉर्म से रिलेटेड, मान के चलो वो रिपोर्ट है। ठीक है। तो वो कंपनीज़ का भी होगा और आपका अपना पर्सनल भी हो सकता है। ठीक है। फिर है मॉड्यूल, this allow a set of predefined instructions to be created by a programmer in the database. They can be used to throughout the database.
तो मॉड्यूल कुछ नहीं है, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, जो कि एक प्रोग्रामर, किसी डेटाबेस का प्रोग्रामर उसको क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको वो पूरा उस डेटाबेस के पूरा थ्रू उसको यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। इसको कहते हैं प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस को, जो कि कौन प्रोग्रामर क्रिएट करता है, जिसको थ्रू आउट डेटाबेस को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूल। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ एम एस एस। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया था यहाँ पर। अब सीधे इसकी बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़नी है हमने एम एस 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 की। ओके, इट वाज माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये फर्स्ट डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, मतलब डेटाबेस को, डेटा को स्टोर करने का फर्स्ट सॉफ्टवेयर है। एंड केम अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड कन्वीनियंस ऑफ इट्स यूज़र्स। तो बोलता है इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है। एट द सेम टाइम देयर वर लिमिटेशंस ऑन इट, और उसी के साथ साथ इसमें काफ़ी लिमिटेशंस है, ठीक है। और नीचे इसकी कुछ लिमिटेशंस डिस्कस की हुई है। तो पहले बेनिफिट्स बोलता है, तो कहता है कि इसमें डेटा इजीली क्रिएट किया जा सकता है और वो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। यूज्ड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच मेड इट यूज़र फ्रेंडली। तो बोलता है इसमें काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, जो कि इसको काफ़ी फ्रेंडली बनाता है। मतलब फ्रेंडली बनाने का मतलब है हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है ईजिली। विद ईच रिसीव्ड वर्जन, न्यू ऑप्शंस एंड फीचर्स वर मेड अवेलेबल टू द यूज़र टू देयर कन्वीनियंस। तो कहता है नए नए वर्जन्स आते गए और उनमें क्या नए नए फीचर्स अवेलेबल होते गए, नई नई चीज़ें डालते गए, ठीक है। तो इट इज़ ईजी टू इंस्टॉल एंड देन ईजी टू अंडरस्टैंड इट्स वर्किंग। तो बोलता है इसको डाउनलोड या इंस्टॉल करना भी ईजी है, और साथ ही साथ इसकी वर्किंग भी जानना या इसको यूज़ करना सीखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इंपोर्टिंग डेटा वाज ईजी, इसमें डेटा इंपोर्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मेड इट ईजी टू यूज़। तो कहता है GUI ने इसको काफ़ी ईजी बना लिया है इस्तेमाल करना। फिर इसकी लिमिटेशंस है अब, ठीक है। तो क्या है इसकी पहली लिमिटेशन, नॉट टू मैनी पीपल कैन यूज़ सेम डेटा बेस एट अ सेम टाइम। तो बोलता है काफ़ी सारे लोग अगर एक ही डेटा को एक ही टाइम पर यूज़ करना चाहे तो उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे उसकी स्पीड और एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। द सेम डेटा बेस वाज दो टू यूज़ विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहता है अगर सेम डेटा को हमने यूज़ करना तो हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का उस टाइम पर ज़रूरत पड़ेगी। बेटर डेटाबेस सिस्टम कैन बी यूज फॉर कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो बोलता है बेटर डेटाबेस सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बेहतर डेटाबेस सिस्टम हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारा डेटा कोई कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जो कि डेटा हर किसी को नहीं मिलना चाहिए है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ MSSS। तो इसका है वर्कशीट। डैश इज़ अनदर नेम फॉर कॉलम्स इन माइक्रोसॉफ्ट एसएस टेबल। तो इसका है फील्ड। व्हाट इज़ द साइज ऑफ यस और नो फील्ड। तो अगर आपको इसमें यस और नो फील्ड इंसर्ट करना है, यूज़ करना है कहने का मतलब है, तो उसका क्या साइज़ होगा, 1 बिट। मतलब अगर आप एक बार यस नो का यूज़ कर रहे हो तो उसका एक एक बार का साइज़ 1 बिट होगा, ठीक है। ऐसे आप ज़्यादा करते जाओगे तो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। 2 बार कर रहे हो तो 2 बिट, 10 बार कर रहे हो तो 10 बिट, उस हिसाब से साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। द टूल यूजिंग which predefined action which can automate tasks on any SS reports is called macros. The first versions of MSSS database management system launched by Microsoft was released in the year 1992, ठीक है। तो ये था हमारा MSSS। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ वापस नहीं जाना। थैंक यू। अब है MS पावर पॉइंट, हम इसे PPT भी बोलते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ इंक्लूडेड इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इट इज़ यूज टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पजेज। तो कहता है हमें अगर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो हमें ये चीज़ अवेलेबल होगी, मतलब ये सॉफ्टवेयर लगेगा जो कि हमें MS ऑफिस प्रोवाइड करता है। गिवन ब्लो आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वन मस्ट नो अबाउट डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो नीचे अब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में पता होनी चाहिए, मगर उससे पहले मैं आपको
इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ कि किस तरह से दिखता है हमारा MS पावर पॉइंट। ओके, ये इसका कुछ इंटरफेस है, ठीक है। सेम आप ऊपर देख सकते हो, उसी तरीके से टूल हमको अवेलेबल है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अब डिफर होगा क्योंकि हमें इसमें थोड़ा डिफरेंट काम करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर देखो क्लिक टू ऐड टाइटल, जैसे हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपना टाइटल डाल पाएंगे। नीचे फिर हमने उस पर उस टाइटल से रिलेटेड, मतलब उससे रिलेटेड जो भी हमें कंटेंट डालना है नीचे हम उससे डालेंगे। और उसके अलावा ये चीज़ हमें डिज़ाइनर में भी अवेलेबल है। डिज़ाइनर मतलब कुछ अलग अलग डिज़ाइंस में भी अवेलेबल है, ठीक है, जो कि हम ऊपर टूल बार में जाकर उसका ऑप्शन भी हमें अवेलेबल है, ठीक है। अब द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोर INC बाय रॉबर्ट गैस्किन्स एंड डेनिस ऑस्टिन। तो बोलता है कंपनी थी फोर थॉट जिसके जो ऑनर थे रॉबर्ट गैस्किन और डेनिस ऑस्टिन, तो उनने ये बनाया था पावर पॉइंट, ठीक है। इट वाज released on April 20, 1987 and after 3 months of its creation it was acquired by Microsoft। तो क्या आता है, अप्रैल 20 1987 को ये रिलीज़ हुई थी, मतलब पूरा इसका काम ख़त्म करने के बाद, मतलब उसको बनाने के बाद इसको रिलीज़ किया गया था। उसके 3 महीने बाद क्या माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज MS PowerPoint 2.0 1990। तो कहता है जब MS माइक्रोसॉफ्ट ने इसको एक्वायर कर लिया, उसके बाद 1990 में इसका पहला वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने लाया, जिसका नाम था PowerPoint 2.0। It is a presentation based program which use graphics, videos, etc. to make presentation more interactive and interesting। तो कहता है ये क्या ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है, इसमें हम ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न के अलावा ग्राफिक्स, वीडियोस, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन को और भी बेहतर बना सकें। और इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, PPT, ठीक है, .ppt इसकी एक्सटेंशन है। ग्रेजुअली विद ईच वर्जन द प्रोग्राम वाज मोर क्रिएटिव एंड मोर इंटरेक्टिव। तो कहता है जैसे जैसे इसके नए नए वर्जन आते गए तो इसमें और भी बेहतर चीज़ें आने लगी, मतलब बेहतर टूल्स, और इसमें नई नई चीज़ें हम कर सकते थे। वेरियस अदर फीचर्स वर एडेड इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन विच मैसिवली इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज ऑफ दिस मेंबर्स। तो कहता है इसमें नई चीज़ें डालते गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसको यूज़ करना और भी ज़्यादा आसान हो गया, और मतलब लोग इसको और भी ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए। तो MS पॉइंट का कुछ बेसिक्स है, इसके कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं जिनसे आपको इसको समझने पे हेल्प होगी कि पहले MS पावर पॉइंट होता क्या है। तो MS पावर पॉइंट इज़ अ पावरफुल इजी टू यूज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच अलोज यू टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज़। तो कहता है क्या इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज़, मतलब जो हमें फाइल्स वगैरह पे नहीं, जो हमें कंप्यूटर या डिजिटली हम जिसको दिखाएं, उस चीज़ को उस जगह पर प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए हमें MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, मतलब उसको बनाने के लिए MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर है हाउ टू ओपन MS पावर पॉइंट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। एक्चुअली में जितने भी MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, इन सबको एक ही तरीके से ओपन करना है। जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि सिंपली हमें क्या नीचे आइकन में जाना है, बॉटम पे विंडोज़ के, वहाँ पर हमें सर्च करना है MS। अब यहाँ पर हम पावर पॉइंट सर्च करेंगे और हमें वहाँ पर सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो स्लाइड शो क्या होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, when all the slides of a PowerPoint presentation are set in series and then presented to a group of people where each slide appears one after the other, it is a set pattern, this is known as PowerPoint show। तो कहता है कि इसमें जितनी भी स्लाइड्स होती है प्रेजेंटेशन की, वो की क्या वो सेट सीरीज़ में एक सेट करके रखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही जब लोग उसे देखते हैं, ठीक है, मतलब जो आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, जहाँ पर हर एक स्लाइड हम एक के बाद करके दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमारा स्लाइड शो काम आता है, ठीक है। स्लाइड मतलब जैसे अब आपको अब कहीं पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप जिस स्क्रीन पर दोगे तो उस स्क्रीन पर आप थोड़ी ना एक ही चीज़, मतलब कि चलो 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है तो एक ही चीज़ होगी आपकी स्क्रीन पे, आप उसे चेंज करोगे करोगे तो वो जो चीज़ होती है ना वो होगा हमारे पास अवेलेबल पूरा सेट में। कि आप जैसे आपने 1 मिनट का एक चीज़ के बारे में बता दिया, फिर स्लाइड करोगे दूसरे के बारे में बताओगे, तीसरे के बारे में, तो ये सब क्या हमारे पास एक पैटर्न में अवेलेबल होता है। सिंपली कुछ ये कहने का इसका मतलब है, ठीक है। व्हाट ऑल एलिमेंट्स कैन बी एडिड टू अ स्लाइड। तो कौन कौन से एलिमेंट हम उस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स है जैसे क्लिप आर्ट, ग्राफ, टेबल, फोटोग्राफ, चार्ट, मीडिया क्लिप्स, वीडियो। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कि हम क्या उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इन सबको मेनली प्रेजेंटेशन को और भी अच्छा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि स्लाइड लेआउट। मल्टीपल ऑप्शंस एंड लेआउट्स आर अवेलेबल बेस्ड ऑन विच a presentation can be created. This option is available under the home section and one can select from the multiple layout option provided, ठीक है। तो कहता है हमारे पास अलग अलग तरह के मल्टीपल लेआउट्स और ऑप्शन अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में, और ये सारे का हमारे होम सेक्शन पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू हम उसमें पे जा सकते हैं और उस पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उस लेआउट को या उस ऑप्शन को। फिर है इंसर्ट। तो इंसर्ट करना मतलब सिंपल बोलूँ तो वीडियो ऑडियो या कोई क्लिप डाल देना, ठीक है, या कोई बार डाल देना उस प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो अंडर द इंसर्ट, वहाँ पर आपको इंसर्ट करके आया भी होगा टूल बार में ना, वहाँ पर टॉप पे आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इंसर्ट में क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल वियर यू कैन चूज व्हाट फीचर दे वांट टू इंसर्ट इन दियर प्रेजेंटेशन। तो कहता है हम जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, तो वो इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे कि इसने बोला हुआ है ऑडियो वगैरह जो भी हम चीज़ डालना चाहें, ठीक है। फिर स्लाइड डिज़ाइन। एम एस पावर पॉइंट हैज़ वेरियस थीम्स यूजिंग विच बैकग्राउंड कलर एंड डिज़ाइंस और टेक्सचर्स कैन बी एडिड टू अ स्लाइड। तो कहता है हम क्या उसमें उसका बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं स्लाइड डिज़ाइन का इस्तेमाल करके, ठीक है। मतलब अगर जैसे ज़रूरी नहीं कि वाइट है बैकग्राउंड और आपको वाइट में ही चलेगा, आपको उसको रेड करना है, ब्लैक करना है, या कुछ डिज़ाइनर पीछे से बैकग्राउंड उसका रखना है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है, स्लाइड डिज़ाइन की हेल्प से। फिर है एनिमेशन। और हाँ, अगर आपको उसमें कुछ सेव्ड होते हैं, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड या उसकी थीम्स वगैरह जो अभी आप चाहो। तो अगर आपको वो पसंद नहीं तो आप फिर जो डाउनलोड करोगे वो भी आप सेट कर लोगे, ठीक है, आराम से। फिर एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या हुआ, ड्यूरिंग द स्लाइड शो द स्लाइड्स अपेयर्स ऑन द स्क्रीन वन आफ्टर द अदर। इन केस one want to add some animation to the way in which a slide presents itself, they can refer to as animation category. The different animation styles available on PowerPoint are, तो जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना, उसका स्टाइल हो गया, किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हो, उसका कलर हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, डेट हो गई, टाइम हो गई, ये सब चीज़ें हैं जो कि किस कैटेगरी में आती है, एनिमेशन में आती है। और पावर पॉइंट का यूज़ क्या है, तो मेनली तो क्या प्रेजेंटेशन के लिए अवेलेबल होती है, मगर कहाँ पर अवेलेबल होती है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, मतलब हमारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह में। विद ई लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासेस एजुकेशन चूजन एंड अ कॉमन मोड ऑफ एजुकेशन टुडे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन हेल्प इन मेकिंग एजुकेशन मोर इंटेंसिव एंड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ स्टडिंग। तो वही चीज़ है, जब जैसे कोई टीचर हमें पढ़ाएगा, ठीक है, तो अगर उससे हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, मतलब हमें जब वो प्रेजेंट करता है, कोई प्रेजेंटेशन देता है, तो वो उस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करता है, कर सकता है, मतलब और भी ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, मगर एजुकेशन पर्पज़ में वहाँ पर हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स नंबर कैन बी शोन। तो वही चीज़ है, चार्ट या ग्राफ के थ्रू क्या दिखा सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब डेटा दिखा सकते हैं किस कंपनी का कितना अप डाउन चल रहा है, या कुछ और जिस तरीके की भी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। फिर बिजनेस में कि ये कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, वैसी जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। रिज्यूमे बनाने के लिए, रिज्यूमे मतलब आपका फ़ोटो वगैरह लगता है जहाँ पर, फिर वहाँ पर आपका नाम होगा, अगर आपका कॉलेज का रिज्यूमे बनाना है तो कॉलेज से रिलेटेड होगा ना, नाम होगा किस कॉलेज के लिए रिज्यूमे बन रहा है, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, पेरेंटेज वगैरह, वैसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। Depicting growth. Since both graphics and text can be added in a presentation, so depicting the growth of a company, business, students, marks, etc. is here using PPT. तो बोलता है अब हम उसमें टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं और ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें, पीपीटी में, मतलब पावर पॉइंट में। तो ये हमारे लिए, मतलब कंपनी के लिए या स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह दिखाने हैं तो उसे काफ़ी इजीली दिखा सकता है। मतलब अब हमने क्या कर दिया कि रिटर्न तो दिखा दिया है, ठीक है, वर्ड्स में तो दिखा दिया, अब हम उसको टेबुलर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, मतलब ग्राफ में भी दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये इसकी क्या है, ऐसा इसका स्टैट है, या इस तरह से भी यूज़ हो रहा है, या इस तरह से अभी ये आपका काम कर रहा है। अब कुछ क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी एडिड इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो कितनी हम स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं, तो इसका है नो फिक्स नंबर, अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहे हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लिमिट है एक।
फिर है स्लाइड्स शॉर्टर व्यू कैन बी सिलेक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज का है व्यू। फिर है द कॉम्बिनेशन ऑफ विच कीबोर्ड कीज कैन यूज एज अ शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट, इसका है CTRL+M। फिर है हेडर एंड फुटर, हेडर हो गया टॉप और फुटर हो गया बॉटम वाली जगह, ठीक है। ऑप्शन इज़ अवेलेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो किस जगह पर अवेलेबल है हमारे पास, इंसर्ट में, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इंसर्ट कैटेगरी इन MS पावर पॉइंट, तो इन सब में से हमारे पास MS पावर पॉइंट में कौन सी चीज़ अवेलेबल नहीं है, आंसर है 4, जो कि है हमारे पास एनिमेशन। तो एनिमेशन हम इंसर्ट ऑप्शन के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा PPT। So I hope you enjoyed the video. So please like and share. And if you are new to the channel, please subscribe the channel. Please. New to the channel, please subscribe the channel. Please.